तलाक पर फैसला आते ही पति रोने लगा, पत्नी खुश हो गई। फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सबके होश उड़ गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की कहानी में। दोस्तों, कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। जज साहब ने अपनी फाइल बंद की और चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। उनकी आवाज़ गूंजी, रमेश हर महीने अपनी पत्नी गायत्री को गुजारा भत्ता देगा, साथ ही अपनी बेटी रिया की पढ़ाई और ज़रूरी खर्चों का जिम्मा भी उठाएगा। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में सांसें थम गई। जज साहब कुर्सी से उठे और धीमे कदमों से बाहर चले गए, लेकिन उस एक पल में रमेश का दिल चूर चूर हो गया। वह सामने की बेंच पर बैठा था, सिर झुकाए, हाथों में चेहरा छुपाए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने धीरे से अपने कंधे को अपनी बूढ़ी माँ की ओर मोड़ा और उनके कंधे में मुंह छिपाकर फपक कर रोने लगा। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया, लेकिन उनके अपने आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रमेश का हर आंसू जैसे चीख रहा था, मैंने क्या गलत किया। उधर कोर्ट रूम के दूसरे कोने में रमेश की पत्नी गायत्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी कुटिल मुस्कान तैर रही थी। उसने अपनी 6 साल की बेटी रिया का छोटा सा हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर की ओर चल पड़ी। रिया के कदम छोटे छोटे थे, लेकिन वह अपनी माँ के साथ चलने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसने अपनी माँ का हाथ छुड़ाया और तेजी से दौड़कर अपने पापा के पास पहुँच गई। पापा पापा, बच्ची की मासूम आवाज़ कोर्ट रूम में गूंज उठी। आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। पापा प्लीज मत रोइए। रिया की आंखें डबडबा रही थी। रिया ने अपने हाथों से रमेश के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछा। पापा, मैं वादा करती हूँ अब कभी शरारत नहीं करूँगी, होमवर्क भी टाइम पर करूँगी। पापा घर चलो ना प्लीज। रिया की आवाज़ में डर था, प्यार था और एक अनजान सा सवाल था, यह सब क्यों हो रहा है? रमेश और टूट गया। उसने अपनी बेटी रिया को अपनी बाहों में भर लिया और जोर जोर से रोने लगा। रिया की मासूमियत उसके दर्द को और गहरा कर रही थी। वह चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। तभी गायत्री ने रिया का हाथ खींचा और बोली, रिया इधर आ, मेरे साथ चल। उसकी आवाज़ में शक्ति थी। रिया ने अपनी माँ की ओर देखा और फिर अपने पापा की ओर। उसकी मासूम आंखें कह रही थी, पापा को भी साथ ले चलो ना मम्मी। मम्मी, पापा को देखो तो कितना रो रहे हैं, उन्हें भी साथ ले चलो। रिया की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन गायत्री ने उसकी एक न सुनी। उसने रिया को गोद में उठाया और कोर्ट के लंबे गलियारे की ओर बढ़ गई। रिया अपनी माँ की गोद में थी, लेकिन उसकी नज़रें पीछे अपने पापा पर टिकी थी। रमेश बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसका दिल हर कदम के साथ और भी भारी होता जा रहा था। रिया की मासूम आंखें जैसे पूछ रही थी, पापा तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? मित्रों, रमेश और गायत्री की कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा हम आप सभी को पीछे ले चलते हैं। रमेश और गायत्री की शादी को सिर्फ 7 साल हुए थे। 7 साल, लेकिन इन 7 सालों में दोनों ने कितने पल साथ बिताए, शायद उंगलियों पर गिन लिए जाएं। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था, मेहनती, सुलझा हुआ और अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला इंसान।
उसका सपना था एक छोटा सा खुशहाल परिवार जहां हंसी खुशी का माहौल हो। लेकिन दोस्तों, गायत्री वह बिल्कुल ही अलग थी। पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली गायत्री को अपने खुले विचारों पर गर्व था। उसे पार्टियां करना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद था। परिवार व उसके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहा। उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। गायत्री को यह रिश्ता कभी भी पसंद ही नहीं था। उसने अपने परिवार के दबाव में यह शादी की थी। रमेश ने उसे हर तरह की आज़ादी दी। उसने कभी उसे रोका टोका नहीं। गायत्री जो चाहे वह करती। रमेश हर पल उसकी खुशी के लिए कोशिश करता। उसने अपनी पत्नी के हर फैसले का साथ दिया, हर सपने को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन गायत्री का दिल कभी भी रमेश के लिए नहीं धड़का। वह इस शादी से खुश नहीं थी। शादी के 1 साल बाद रिया का जन्म हुआ। गायत्री को लगा कि अब वह घर की 4 दीवारी में कैद हो गई है। रिया की परवरिश रमेश की बूढ़ी माँ ने किया, क्योंकि गायत्री को तो अपनी पार्टियों और दोस्तों से फुर्सत ही नहीं थी। रिया को उसने जन्म तो दिया, लेकिन माँ का प्यार वो रिया को कभी भी नहीं मिला। गायत्री आए दिन रमेश से झगड़ा करती, कभी उसकी कमाई पर ताने मारती तो कभी उसकी सादगी का मजाक उड़ाती। तुमने वह बात कहा जो मुझे चाहिए। रमेश को हर बात में नीचा दिखाना उसका शौक बन गया था। लेकिन रमेश चुप रहता। वह जानता था कि उसकी पत्नी इस शादी से खुश नहीं है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन एक दिन गायत्री ने सारी हदें ही पार कर दी। उसने रमेश को बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही है। रमेश ने कुछ नहीं कहा। उसे क्या पता था कि यह ट्रिप सिर्फ एक बहाना था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि गायत्री किसी ट्रिप पे नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे शहर में थी। वह एक होटल में उसके साथ रुकी थी। रमेश का तो दिल टूट गया। उसका विश्वास, उसका प्यार सब चकनाचूर हो गया। फिर भी उसने गायत्री को समझाने की बहुत ही कोशिश की। उसने कहा, गायत्री, रिया के लिए, परिवार के लिए एक बार फिर से कोशिश करो। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। लेकिन गायत्री ने उसकी बात को ठुकरा दी। उसके बाद तो झगड़े और बढ़ गए। गायत्री की हरकतें बद से बदतर होती गई। रिया जो अभी सिर्फ 6 साल की ही थी, इन झगड़ों की चपेट में आ रही थी। वह अपने माँ पापा को लड़ते देखती, लेकिन उसकी छोटी सी समझ में कुछ समझ नहीं पाती थी। एक दिन गायत्री ने रमेश से तलाक मांग लिया। रमेश ने बहुत कोशिश की कि रिया का भविष्य न बिगड़े। उसने पत्नी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन गायत्री ने उसे दहेज प्रताड़ना का केस करने की धमकी दी। मजबूरन रमेश को हार माननी ही पड़ी। दोस्तों, आज कोर्ट में उसी तलाक का आखिरी फैसला हुआ था। रिया की उम्र कम थी, वह एक लड़की थी। कानून के मुताबिक उसका जिम्मा माँ को दे दी गई। रमेश ने लाख कोशिश की कि बेटी रिया उसके साथ रहे। उसने जज साहब के सामने गिड़गिड़ाया, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन कानून के सामने उसकी एक न चली। रमेश ने अपना घर भी गायत्री को दे दिया ताकि रिया को कोई तकलीफ न हो। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। कोर्ट ने उसे महीने में सिर्फ 1 दिन बेटी रिया से मिलने की इजाज़त दी।
एक दिन, सिर्फ एक दिन अपनी बेटी के साथ रमेश ने तलाक के बाद एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। रमेश का दिया गुजारा भत्ता उसके ऐशो आराम के लिए कम पड़ रहा था। रिया की देखभाल के लिए उसने एक आया को रख ली। गायत्री सुबह जल्दी घर से निकल जाती और देर रात शराब के नशे में धुत होकर लौटती। बेटी रिया अगर होमवर्क के लिए उससे कुछ पूछने जाती तो वह उसे डांट कर भगा देती। रिया की जिंदगी अब उस आया के भरोसे थी। वह आया ही उसे खाना खिलाती, सुलाती और उसका पूरा ध्यान रखती। गायत्री का बॉयफ्रेंड अशोक अब उसके घर आने जाने लगा। कोई उसे रोकने टोकने वाला जो नहीं था। अशोक एक नीच इंसान था। वह गायत्री के पैसे और अय्याशी के लिए उसके साथ था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, उल्टा गायत्री से आए दिन पैसे मांगता। लेकिन गायत्री को ना जाने उसमें क्या दिखा कि उसने अपने परिवार को उसके लिए दांव पे लगा दिया। एक दिन रमेश को रिया से मिलने की इजाज़त थी। उस दिन रिया और रमेश ने साथ में खूब मस्ती की। वे पार्क गए, आइसक्रीम खाई और ढेर सारी बातें की। रिया ने मासूमियत से अपने पापा को सब बताया। मम्मी का गुस्सा, अशोक का घर आना और घर में होने वाली हर बात। पापा मम्मी हमेशा गुस्सा करती है। अशोक अंकल भी घर आते हैं, मुझे डर लगता है। पापा, रिया की बातें सुनकर रमेश का खून खौल उठा। उसने गायत्री से इस बारे में बात की, लेकिन गायत्री ने उसे ही गलत ठहरा दिया। रमेश मजबूर था। रिया को छोड़कर उसे वापस लौटना पड़ा। रिया रोती रही, पापा मेरे साथ चलो। उसकी छोटी सी हथेलियाँ पापा का हाथ थामे थी, लेकिन रमेश के पास कोई रास्ता न था। वह बस रिया को गले लगाकर रोता रहा। समय बीतता गया, गायत्री का व्यवहार और भी बिगड़ता गया, लेकिन सबसे दर्दनाक तो रिया के साथ हो रहा था। एक दिन गायत्री घर पर नहीं थी। रिया घर में अकेली खेल रही थी। अशोक आया। उसने आया को चाय बनाने के लिए भेज दिया और रिया के साथ अकेले रह गया। उसने रिया को गलत तरीके से छूना शुरू किया। रिया रोने लगी। अशोक ने उसे धमकाया, अगर किसी को भी बताया तो मार डालूंगा। रिया डर गई। अशोक उसे चॉकलेट दिलाने ले गया और चुप रहने को कहा। यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अशोक जब भी मौका पाता रिया के साथ गलत हरकत करता। एक दिन तो उसने जलती सिगरेट से ही रिया की जांघ को दाग दिया। रिया चीख पड़ी। आया दौड़ कर आई और उसने जांघ पे जले का निशान देखा। तब अशोक ने झूठ बोला कि सिगरेट गलती से लग गई। आया ने रिया को दवा लगाई और उसे अपने पास रखने लगी। रिया अब टूट चुकी थी। वह पहले जैसी चुलबुली बच्ची नहीं रही। स्कूल में वह सबसे डरने लगी। अगर कोई उसे गलती से भी छूता तो वह जोर जोर से रोने लगती। अगली बार जब रमेश बेटी रिया से मिलने आया तो रिया अपने पापा से भी डरने लगी। वह बस आया से लिपट कर रोती रही, पापा मुझे डर लगता है। वह बार बार यही कहती। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने आया से पूछा। आया ने उसे अकेले में पार्क में बुलाया और सारी बात बताई। रमेश का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसकी अपनी बेटी के साथ यह सब हो रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने गायत्री से बात की, लेकिन उसने
उल्टा उसे ही इल्ज़ाम लगाया, तुम अशोक से जलते हो, इसीलिए यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो। इस बार रमेश ने हार नहीं मानी। उसने रिया की कस्ती के लिए फिर से कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन इस सबूत के बिना कुछ नहीं हो सकता था। बच्ची इस हालत में नहीं थी कि कुछ बता सके। रमेश ने आया की मदद मांगी। एक दिन आया ने प्लान बनाया। उसने रिया को घर पर अकेले छोड़ा और सब्जी लेने का बहाना बनाकर बाहर चली गई। अशोक ने मौका पाते ही रिया के साथ गलत हरकत शुरू की, लेकिन आया आधे रास्ते से लौट आई और सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। रमेश ने उस रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया। अशोक की गिरफ्तारी के बाद रिया को रमेश और उसकी दादी के पास भेज दिया गया। कोर्ट रूम में एक बार फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार रमेश की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। जज साहब ने रिया की कस्ती पिता को सौंप दी थी और गायत्री को सजा के तौर पर रिया से मिलने की इजाज़त सिर्फ कोर्ट की निगरानी में दी गई। रमेश ने बेटी को अपनी बाहों में उठाया और कोर्ट से बाहर निकल गया। रिया की छोटी सी हथेली उसके पापा के गाल पर थी और उसकी आंखें अब भी सवालों से भरी थी। पापा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। रमेश ने उसका माथा चूमा और कहा, हाँ मेरी गुड़िया, अब सब ठीक होगा। लेकिन क्या सचमुच सब ठीक था? रिया का बचपन उन जख्मों से भरा था जो शायद कभी न भरे। रात को वह अक्सर नींद में चीखती, पापा मुझे डर लग रहा है। पापा उसे गले लगाकर चुप कराते, लेकिन उसका अपना दिल भी रोता था। वह हर दिन बेटी रिया को हंसाने की कोशिश करता तो उसे पार्क ले जाता, उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाता और रात को उसे कहानियाँ सुनाता। रिया की दादी भी अपनी पूरी ताकत से उसकी ज़िंदगी में रंग भरने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे रिया की आंखों में चमक लौटने लगी। उसकी हंसी जो कभी खोई थी अब फिर से घर में गूंजने लगी। लेकिन रमेश जानता था कि रिया के दिल का वह कोना जो उसकी माँ के प्यार के लिए तरसता था, शायद हमेशा खाली ही रहेगा। गायत्री अब अकेली थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अशोक की सच्चाई सामने आने के बाद उसका दिल टूट गया था। वह रात रात भर जागती और रिया की मासूम सूरत उसकी आंखों के सामने घूमती। उसने अपनी बेटी को खो दिया था, अपने परिवार को खो दिया था और सबसे बढ़कर अपनी इंसानियत को खो दिया था।